Welcome students in our new class. So we are discussing the NCERT problems of the chapter electric charges and fields, and we have discussed still question up to question number 12. So today we will start from the question 13. So let's start. The question 13 says, suppose the sphere A and B in question 12 have identical sizes. A third sphere of same size but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second, and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? तो जो क्वेश्चन नंबर 12 हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बेटा, उस क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दो चार्जेस के बारे में कुछ बताया गया था, उनका मैग्नीट्यूड कितना है और उन दोनों चार्ज के जो स्फीयर हैं उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो गिवन था। तो पहले हम वो डाटा लिखते हैं कि दो चार्ज स्फीयर ए और बी, उनकी जो वैल्यू थी वो कितनी देर थी, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। दोनों सेम चार्जेस थे स्टार्टिंग में, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और उनके बीच में जो डिस्टेंस गिवन था वो कितना गिवन था, 50 सेंटीमीटर था, राइट। तो इसने कहा कि वो अगर हम ये मान के चले क्वेश्चन नंबर 12 में जो चार्ज दे रखे हैं, ये जो चार्ज दे रखे थे ये दोनों आइडेंटिकल इन शेप है, मीन्स उनकी शेप क्या है, एक जैसी है बिल्कुल ही, और एक थर्ड, अगर इनके पास में एक थर्ड आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज, सेम शेप और साइज का एक तीसरा चार्ज लेके आया जाए, एक थर्ड स्फीयर, एक तीसरा स्फीयर अगर हम लेके आते हैं इनके कांटेक्ट में, सपोज करो हम यहाँ पर लेके आए एक तीसरा स्फीयर, ठीक है, हमने शुरू में मान लिया इसके ऊपर चार्ज कितना है, क्यू है, इसके ऊपर भी चार्ज कितना है, क्यू है, दोनों, ये ए स्फीयर है, ये बी है, और ये थर्ड स्फीयर जो सी है, ये अभी तक चार्ज कुछ नहीं है इसके ऊपर, ये अनचार्ज स्फीयर था। ये कैसा स्फीयर है, अनचार्ज स्फीयर है। तो हमने क्या किया, इस अनचार्ज स्फीयर को, क्वेश्चन ने कहा है कि इस अनचार्ज स्फीयर को पहले आप ए के साथ में, मीन्स जो फर्स्ट स्फीयर है उसके साथ कांटेक्ट में लेके जाओ। तो इसके ऊपर क्या चार्ज था, जब इस अनचार्ज स्फीयर को मैं इसके साथ कांटेक्ट में लेके जाऊंगी तो क्या होगा, इन दोनों के अंदर से चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। हाई चार्ज से इसका पोटेंशियल क्या है, चार्ज इसके ऊपर है तो इसके पोटेंशियल क्या हो गया, ज्यादा इसके ऊपर चार्ज है ही नहीं क्योंकि अनचार्ज था, तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया, लो। तो चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और कब तक फ्लो करता रहेगा, जब तक कि दोनों का चार्ज, दोनों का पोटेंशियल कैसा ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो इसमें से चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो गया सी की तरफ, और कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों के पास सेम चार्ज न हो जाए। तो दोनों के पास सेम चार्ज कितना कितना हो सकता है, Q/2, राइट, ओके। फिर हमने क्या किया कि इसके ऊपर से ये चार्ज उठाया सी अब, और इसको उठा के किसके पास लेके गए, बी के पास लेके गए। जब हम बी के साथ इसको कांटेक्ट में लेके आते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है, यहाँ पर चार्ज कितना है, Q/2 है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, Q है। तो अब फिर से इसके अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टेक प्लेस करेगा। कैसे, अब अपने पास टोटल चार्ज कितना हो गया, इसके ऊपर है Q और इसके पास कितना है, Q+Q/2, टोटल चार्ज अपने पास कितना है, Q+Q/2। अब फिर से इन दोनों के अंदर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, मींस दोनों के पास सेम अमाउंट चार्ज आनी चाहिए। तो सेम कैसे आएगी, दोनों का चार्ज आपने टोटल कर दिया और उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, 2Q + Q, 3Q/4, कितना आ जाएगा, 3Q/4। 3Q/2 टोटल चार्ज था, अब इन दोनों का मिलके टोटल चार्ज कितना है, 3Q/2, और दोनों को अब अगर आप अलग अलग करोगे तो दोनों जब सेपरेट हम करेंगे तो दोनों के पास, हर एक के पास कितना चार्ज आ जाएगा, 3Q/4 चार्ज आ जाएगा। मीन्स अब पहले ये ए स्फीयर था, Q चार्ज, बी स्फीयर था, बी चार्ज, Q चार्ज, नया स्फीयर थर्ड लेके आए, इसके साथ कांटेक्ट में लेके आए, दोनों के पास कितना कितना हो गया, Q/2। अब हमने क्या किया, Q/2 वाला जो सी स्फीयर था इसको यहाँ से उठाया और बी के साथ कांटेक्ट में लेके गए। इसके साथ कांटेक्ट में आते फिर से इसके पास ज्यादा चार्ज है, इसके पास कम चार्ज है, तो चार्ज फिर से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों के पास 3Q/4 चार्ज ना आ जाए। अब दोनों के पास सेम चार्ज आ गया, आगे और चार्ज फ्लो नहीं करा, तो हमने क्या किया, इस अनचार्ज स्फीयर को यहाँ से रिमूव कर दिया, दूर लेके चले गए इसको, ठीक है। अब इसने आपसे पूछा है कि अब इस जो थर्ड चार्ज था उसको आपने रिमूव कर दिया, दूर कर दिया। अब ए और बी जो इनिशियली ही थे आपके पास, उन दोनों के बीच में अब बताओ कितना फोर्स है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो हम देखें तो ए स्फीयर के पास अब अपने पास कितना फोर्स, कितना चार्ज
जो बी स्फीयर है उसके पास कितना चार्ज है, बी स्फीयर के पास कितना चार्ज बचा हुआ अपने पास, बी स्फीयर के पास बचा हुआ कितना 3q/4, ये बी स्फीयर है और दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, दोनों के बीच में सेपरेशन है 50 सेंटीमीटर, कितना है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में आपको क्या फाइंड आउट करके दिखाना है, फोर्स बताना है कि अब फोर्स बताओ इन दोनों के बीच में कितना लग रहा है। ठीक है जी, सोल्व करते हैं। एफ फॉर्मूला क्या था, k/r², k की वैल्यू 9 × 10⁹ एंड q/2 इंटू 3q/4 बाय में r², r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे 10⁻², इसका स्क्वायर। सिंपलीफाई करते हैं, इसकी कैलकुलेशन हम चलो यहाँ पर कर लेते हैं। तो क्या है, f की वैल्यू आपके पास 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ इंटू q/2 और 3q/4, मैं क्या करती हूँ, q स्क्वायर हो जाएगा ये सीधा ही, और q की वैल्यू अपने पास कितनी थी 6.5 × 10⁻⁷, डायरेक्ट मैंने इन दोनों का, ये जो q यहाँ पर भी है, ये q यहाँ पर भी है, दोनों का स्क्वायर कर दिया ये। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है 8, और ये 3q जो था उसकी 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर की, और डिवाइडेड बाय में क्या चल रहा है 2500 × 10⁻⁴। तो इस तरह से जस्ट ये कैलकुलेशन है, इसको जब आप काट पीट के सोल्व करोगे तो आपके पास इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 5.7 × 10⁻³ न्यूटन। राइट, तो अब उन दोनों चार्ज पेयर के बीच में फोर्स कितना लगेगा, 5.7 × 10⁻³ न्यूटन लगेगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करूं तो दोनों चार्ज पेयर थे ए और बी, सेम चार्ज था दोनों के पास, एक अनचार्ज पेयर को उसके पास लेके आए, तो पहले हम फर्स्ट स्पेयर दैट इज ए स्पेयर के पास लेके जाते हैं, तो इसका हाफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब फिर से जो थर्ड चार्ज पेयर था उसको आपने उठाया और बी के साथ कांटेक्ट में लेके गए। अब फिर से जो बी स्पेयर है, बी के पास चार्ज ज्यादा है, इसके पास इससे आधा चार्ज है, तो फिर से इन दोनों का जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो फिर से टेक प्लेस करेगा, तो इन दोनों का जो चार्ज था उसको ऐड करके उसका हाफ कर दोगे तो इन दोनों के पास 3q/4 चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा। अब सी को रिमूव ही कर दो बिल्कुल क्वेश्चन में से ही, ए और बी के बीच में कितना फोर्स लगेगा वो आपको बताना था। ए के पास चार्ज है q/2, बी के पास चार्ज है 3q/4, डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, कैलकुलेशन में वैल्यू पुट करो और सोल्व। ओके, next question is, the figure below shows the track of 3 charged particles in uniform electric field. Give the signs of 3 charges. Which particle has the highest charge to mass ratio? इसमें आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में आपको 3 चार्ज पार्टिकल दिखा रखे हैं, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिखाया गया है, आपको 3 चार्ज पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, और इसने पूछा है पहले पार्ट में गिव द साइन ऑफ द 3 चार्जेस, मींस ये जो आपके पास 3 चार्ज पार्टिकल हैं इनमें से इनका साइन बताओ कि कौन सा चार्ज पार्टिकल का कैसा साइन है। उसके बाद इसने आपसे पूछा है सेकंड पार्ट में विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। तो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है आपको, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 3 चार्ज पार्टिकल की सिचुएशन आपको गिवन है लाइक दिस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है, और यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल आया और वो इस तरह से मूवमेंट की उसने, ये सेकंड चार्ज पार्टिकल आया और उसकी मूवमेंट भी कुछ इस तरह से है ये, ठीक है। एक थर्ड चार्ज पार्टिकल आया है यहाँ से और उसकी मूवमेंट कुछ इस तरह से दिखा रखी है, ये वन, ये सेकंड और ये थर्ड, राइट। अब इसने आपसे पूछा क्या है, इसने पूछा गिव द साइन ऑफ द 3 चार्जेस। इस डायग्राम को अगर आप क्लियरली देखो तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि ये एक जो चार्ज पार्टिकल था 1 नंबर पे जो चार्ज पार्टिकल है, ये यहाँ से ऐसे सीधा आपने भेजा था स्ट्रेट लाइन में, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ ही इसने टिल्ट किया है, इस तरफ ये टर्न हुआ है।
अभी यहाँ पर कौन सी प्लेट आपके पास, पॉजिटिव प्लेट। अब कोई चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट की तरफ कब अट्रैक्ट हो सकता है, डेफिनेटली तब होगा जब उसके ऊपर कैसा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो। तो वन पार्टिकल जो है, फर्स्ट चार्ज पार्टिकल जो है, वो अगर पॉजिटिव प्लेट की तरफ अगर टर्न करता हुआ, अट्रैक्ट होता हुआ अगर आपको दिखाई दे रहा है, इट मींस डेफिनेटली उसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ओके, इन द सेम केस सेकंड चार्ज पार्टिकल इज आल्सो टर्न्ड अबाउट द पॉजिटिव प्लेट। जो सेकंड चार्ज पार्टिकल है वो भी किस तरफ टर्न हुआ है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ टर्न हो रहा है, इट मींस इसके ऊपर भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ओके, जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ है। अब नेगेटिव प्लेट की तरफ कैसा चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट हो सकता है, डेफिनेटली पॉजिटिव। तो इसका मतलब थर्ड पे जो चार्ज पार्टिकल है उसकी नेचर कैसी है, पॉजिटिव नेचर है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको बताना था साइन ऑफ द थ्री चार्ज पार्टिकल, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों नेगेटिव नेचर के हैं, और जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है वो कैसे नेचर का है, पॉजिटिव नेचर का है। ठीक है, पॉजिटिव साइन रहेगा। बी पार्ट में इसने पूछा आपसे विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। इस डायग्राम को एनालाइज करके आपने ये बताना था कि इसमें से कौन सा जो चार्ज पार्टिकल है वो ज्यादा चार्ज टू मास रेशियो रखता है। ओके, तो एक बार डायग्राम को अगर हम अच्छे से एनालाइज करें तो हमें क्या पता चलेगा कि हमने इन सभी चार्ज पार्टिकल को एक्स डायरेक्शन में भेजा था। यहाँ से स्टार्टिंग में इनकी जो मोशन है वो कैसी है, एक्स डायरेक्शन के अलोंग आपने इनकी मोशन को स्टार्ट किया था। उसके बाद ये कैसी मोशन में करते हैं, वाई डायरेक्शन के अलोंग ये टिल्ट हो जाते हैं, टर्न हो जाते हैं। इट मींस आपको इक्वेशन ऑफ मोशन से एक रिलेशन पता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, यू नो वेरी वेल। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो s है वो क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम टेकन, a एक्सेलरेशन, t अगेन टाइम टेकन। तो यहाँ पर अगर मैं ये देखूं कि y डायरेक्शन के अलोंग इन्होंने कितनी मूवमेंट की है, ये अगर मैं ये मान के चलूं यहाँ से ओरिजिन से हमने भेजा है, ये y एक्सिस के अलोंग इन्होंने मूवमेंट की है, इसने इधर y एक्सिस के अलोंग मूवमेंट की है। तो y डायरेक्शन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, y। अब स्टार्टिंग में इनिशियली जब आपने पार्टिकल को सेंड किया है यहाँ से इजेक्ट स्टार्ट की इसकी मोशन, तो इनिशियली ऑब्जेक्ट की जो चार्ज पार्टिकल की को जो मोशन दी गई है वो x एक्सिस के अलोंग दी गई है। y एक्सिस में इसकी मोशन क्या है, 0। y एक्सिस में इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। तो इसकी वैल्यू u की वैल्यू आप कितनी पुट कर दोगे, 0। t अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो गेन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, हाफ a। अब आपको एक फॉर्मूला पता है कि F इक्वल टू क्या होता है, m a पता है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम F की वैल्यू निकालें तो उसका फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, क्यू ई। तो एक चार्ज पार्टिकल जिसका कुछ मास भी है, जिसके पास कुछ चार्ज भी है, वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट हो रहा है तो उसके ऊपर ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, A में और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन निकाल लेंगे। कैसे, दोनों F की वैल्यू है तो इनको कंपेयर कर सकते हैं हम। तो यहाँ से A की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, क्यू ई डिवाइडेड बाय m आ जाएगी, क्या आ जाएगी, क्यू ई डिवाइडेड बाय m। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, क्यू ई डिवाइडेड बाय m इनटू में t स्क्वायर, मींस y इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ क्यू ई बाय में m इनटू में t स्क्वायर। ओके, अब डायग्राम को अगर आपने अच्छे से एनालाइज किया तो आपने क्या देखा, भाई एक्स एक्सिस में आपने इनको मोशन दी थी, अब ये अपने रास्ते से क्या हुए, डेविएट हुए, किस डायरेक्शन के अलोंग, y एक्सिस में अलोंग डेविएट हुए हैं। अब एक तो इनकी डेविएशन देखो कितनी है, इनके कंपैरिजन में x जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है वो ज्यादा डेविएट हुआ अपने पास से, इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस के अलोंग क्या है, ज्यादा है। और जो डिस्प्लेसमेंट है y जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, q बाय m के। q क्या है, चार्ज, m क्या है, मास। y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, q बाय m के। तो डायग्राम को देख के आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि y किसका ज्यादा है, थर्ड चार्ज पार्टिकल का, क्योंकि सबसे ज्यादा कौन डेविएट हुआ है, थर्ड चार्ज पार्टिकल डेविएट हुआ है। तो y अगर इसका ज्यादा है तो चार्ज टू मास रेशियो भी किसकी ज्यादा होगी, डेफिनेटली y की, थर्ड चार्ज पार्टिकल की ही ज्यादा होगी, राइट। तो इसमें आपको यही एक्सप्लेन करना था, which particle has the highest charge to mass ratio. Okay, got it? Next question is question number 15.
क्वेश्चन नंबर 15. Consider uniform electric field E 3 into 10 की पावर 3 I Newton per Coulomb. What is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to YZ plane? इसने क्या कहा है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, हमने मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने पास कुछ इस तरह से, ठीक है. और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर आप ध्यान से नोट करो तो इसकी वैल्यू क्या दी गई आपको 3 into 10 की पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम. यहाँ पर जो आई कैप है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे? आई कैप का मीन्स ये इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. तो यहाँ पर अगर आई कैप यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, इट मीन्स ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. मीन्स इस क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपना किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग है. किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग, राइट. अब इस क्वेश्चन में और क्या दिया गया है? इसने कहा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करो, हमने कर लिया. अब आगे इसने पूछा व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड. इस फील्ड की वजह से फ्लक्स क्या होगा? थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड. एक स्क्वायर जिसकी साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर. whose plane is parallel to YZ plane. उसका जो प्लेन है वो पैरेलल है. किसके पैरेलल है? YZ प्लेन के पैरेलल है. ओके, तो अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसका वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा. ये क्या हो जाएगी? वाई एक्सिस हो जाएगी. और ये क्या हो जाएगा? इसका जेड प्लेन हो जाएगा. ये अगर मैं एक्स एक्सिस मानूं तो ये क्या हो जाएगा? वाई. और ये क्या हो जाएगा? जेड. इस एक्स एक्सिस के अलोंग आपने क्या रिप्रेजेंट कर दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर दिया है. इसको अगर आप और थोड़ा सा नीचे से एक्सप्लेन करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हैं. इसको नीचे ले आते हैं थोड़ा सा, कुछ इस तरह से, ठीक है. ये जाए, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अलोंग आपको क्या दिया गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है. अब इसमें क्या कहा इसने कहा कि एक स्क्वायर हमने कंसीडर कर लिया. ये है अपने पास वो स्क्वायर, और इस स्क्वायर को इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से रखा गया है कि इसका जो प्लेन है, इस स्क्वायर का प्लेन जो है वो पैरेलल होना चाहिए किसके? YZ प्लेन के. तो ये y है और ये z है, तो YZ प्लेन ये हो गया. इस YZ प्लेन के पैरेलल, इस YZ प्लेन के पैरेलल, ये अपना YZ प्लेन होता है इस तरह से. इस YZ प्लेन के पैरेलल मैंने इस तरह से ये क्या रख दिया है? एक ऐसा स्क्वायर रख दिया है जिसकी साइड में कितनी कंसीडर करके चलूं? इसकी साइड मैंने मान के चलिए कितनी है? 10 सेंटीमीटर है. और इसको मैंने लाइक दिस इस तरह से रखा गया है YZ प्लेन के अंदर. अब देखो, अगर ये YZ प्लेन के अंदर मैंने स्क्वायर रखा है तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो क्या होता था? परपेंडिकुलर टू द सरफेस विल रिप्रेजेंट द एरिया वेक्टर. तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये है, मींस इस स्क्वायर का जो एरिया वेक्टर है उसके डायरेक्शन ये आ गई. अब स्क्वायर के जो एरिया वेक्टर उसकी डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही है. तो दोनों के बीच में आपको एंगल कितना दिखेगा? 0. दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0. बस इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले यही बात ज्यादा नोटेबल होनी चाहिए थी कि यहाँ पर एंगल कितना बनेगा. अब आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन में. क्वेश्चन में आपसे फ्लक्स पूछा गया है. यू नो द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स इज फ्लक्स पाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको. इसका फॉर्मूला क्या होता था? ई डी एस कोस थीटा. क्या होता था? ई डी एस कोस थीटा. 11th क्लास से आपको अच्छे से याद भी होगा कि जब कोस आता है तो वो कैसा प्रोडक्ट होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है. और उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? एक स्केलर क्वांटिटी आता है. तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो अपने पास कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है. ओके, तो ई डी एस कोस थीटा. थीटा की वैल्यू आपको पता चल चुकी है. कैसे? ये स्क्वायर था, इस स्क्वायर का ये एरिया वेक्टर है, इसको आपने इस तरह से रखा है. YZ प्लेन ये था अपना, YZ प्लेन के पैरेलल होना चाहिए था इस स्क्वायर का प्लेन. तो आप इसको मींस इस तरह से इमेजिनेशन आप करके चल सकते हैं इसकी. और अब इस एरिया वेक्टर का, इस स्क्वायर के एरिया वेक्टर का और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो कितना दिख रहा है? 0 दिख रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं. तो यहाँ से आपके पास E और S दोनों वैल्यू आपको दे रखी थी. एंगल आपने कैलकुलेट कर लिया. E की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 into 10 की पावर 3 3 into 10 की पावर 3 इंटू में ds. देखो आपको क्वेश्चन में दी गई है स्क्वायर की साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर.
तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मींस 10 का स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर ध्यान रहे ये न्यूटन पर कूलम मींस एसआई सिस्टम में है, तो आपको ये एरिया भी किस में लेके चलना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे कितना आ जाएगा, 10 की पावर -4, राइट। ओके, cos थीटा, cos की वैल्यू अब आप कितनी लेके चलेंगे, cos 0 एंड यू नो द वैल्यू ऑफ cos 0 इज 1, तो कितना आंसर आ जाएगा, 3 × 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -2 दैट्स इक्वल टू 2 कैंसिल आउट 30 पाई e, और इसकी यूनिट आप क्या लिखेंगे, जो अपने पास था इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू क्या थी, न्यूटन पर कूलम, और ये क्या है, मीटर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर। बल्कि हम ऐसा करते हैं, मीटर स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये अपने पास रिजल्ट आ गया क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि आपको सेकंड पार्ट में इसने आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स ए 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। सेकंड पार्ट में इसने क्या पूछा है, जैसे फर्स्ट में तो इसको कैसे रखा गया था हमने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा था, 0 डिग्री एंगल बना रहा था, मींस वाई जेड प्लेन के आपने पैरेलल रखना था इसको। अब इसने कहा कि ये इसको इस तरह से सेट करो कि ये एक्स एक्सिस के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाए, इसका जो प्लेन है, इस स्क्वायर का जो एरिया वेक्टर है, इस प्लेन का स्क्वायर प्लेन का जो एरिया वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ में 60 डिग्री का एंगल बनाए। तो हमने इसको अब इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ इस तरह से टिल्ट करके रखना पड़ेगा कि यहाँ पर इसका जो एरिया वेक्टर है ये इसके साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाए, 60 डिग्री का एंगल बनाए, मींस आपको इसमें अब की बार थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके रखना पड़ेगा। ओके, बाकी डाटा सेम रहेगा, बस हमने यहाँ पर जो cos थीटा की वैल्यू है उसको चेंज करना है। तो फाई ई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ई डी एस cos 60 डिग्री, हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे इसकी। ए की वैल्यू कितनी है, 3 × 10 to the power 3 × ds कितना है 100, इसको मैं डायरेक्ट 10 की पावर -2 कर देती हूँ, दो पावर कैंसिल हो जाएंगी, और cos 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 15 यूनिट इज न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, राइट। यही आपको इसमें सोल्व करना है। ओके, this is question number 15. Next is question number 16. क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या गिवन है, what is the net flux of the uniform electric field E 310 I Newton per coulomb through a cube of side 20 cm oriented so that its faces are parallel to the coordinate planes। अब इसने क्या बताया है कि ये अपने पास कोऑर्डिनेट प्लेन मान लिए हैं, जैसे कुछ इस तरह से, ये हमने कंसीडर की एक्स एक्सिस, और ये वाई, और ये जेड, तो ये हो गया अपने पास एक्स वाई प्लेन, ये वाई जेड प्लेन, और ये क्या आ जाएगा जेड एक्स प्लेन। अब इसने कहा है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, व्हाट इज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, इस तरह से, ठीक है। इसकी ई की वैल्यू आपको सेम दे रखी है एज द प्रीवियस क्वेश्चन, 3 × 10 की पावर 3 आई न्यूटन पर कूलम। ओके, अब की बात क्या दिया गया, कोई क्यूब दिया है, तो हमने कंसीडर कर लिया कि इसमें इस तरह से इस क्यूब को इस तरह से रखा गया है कि यहाँ पर अब नीचे क्या आ गया अपने पास जेड एक्स प्लेन, तो इसका एक फेस जेड एक्स प्लेन के पैरेलल है। अब ये क्या था अपने पास एक्स वाई प्लेन है, तो इसका ये वाला जो फेस है इसका क्यूब का, ये इस एक्स वाई प्लेन के पैरेलल हो गया, और यहाँ पर जो अपने पास वाई जेड प्लेन है, ये सरफेस इसका जो क्यूब का फेस है वो वाई जेड प्लेन के पैरेलल हो गया। मींस इस क्यूब को इस तरह से रखा गया है कि इन 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस से जितने भी अपने पास प्लेन बनेंगे, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, उन सभी के इसके जो फेसेस हैं, 6 फेसेस होते हैं जैसे क्यूब के, तो इसके फेस क्या रहेंगे, उनके पैरेलल रहेंगे, ठीक है। अब इसने आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ दिस
व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पर दे रखा है, और इस ट्यूब की जिसकी साइड कितनी है 20 सेंटीमीटर है, उसके अलोंग आपको नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। चलो जी, आपके पास फॉर्मूला क्या है, पाई ई क्या था, क्रॉस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ये लेके चलते थे हम इसको, ठीक है। तो अब देखो ई डॉट डी एस अगर आप कर रहे हो इसको, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे इसको, ई डी एस डॉट प्रोडक्ट आपने खत्म कर दिया इसका, तो क्या आ जाएगा ये कोस थीटा, पाई ई की वैल्यू होती थी अपने पास ये, हाँ जी। अब देखो अगर मैं इसके अंदर निकालूं इस सरफेस की, इस फेस की वजह से अगर मैं इसका क्या निकालना चाहूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहूँ, आपको पता है यहाँ पे जो क्लोज इंटीग्रल लेके चल रहे हैं, मीन्स आपने इसका सभी सरफेसेस को इन्वॉल्व करके चलना, मीन्स क्लोज लूप आपने कंसीडर करना है, गॉसियन सरफेस आपने क्लोज गॉसियन सरफेस आपने अज्यूम करना है। तो ये अलग अलग यूनिफॉर्मली हमने इसके अलग अलग सरफेस अज्यूम किए, एक बार हमने ये सरफेस काउंट किया, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, इस तरह से अपने पास कितने हो गए 6 सरफेस हो गए इसके। तो जब मैं इस वाले सरफेस को काउंट कर रही हूँ तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये जो मार्कर है ये आपको क्या दिखाएगा, एरिया वेक्टर ऑफ दिस सरफेस दिखाएगा। अब इस मार्कर के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल देखो कितने डिग्री का है, 0 का, क्योंकि दोनों क्या है एक ही डायरेक्शन के लोग हैं, दोनों पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर चाहे हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, एक क्यूब बना लेते हैं यहाँ पर, ये क्यूब हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब इसका ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसका जो ए बी सी डी सरफेस है, ए बी सी डी सरफेस है, मीन्स ये वाला जो सरफेस था ए बी सी डी सरफेस, ए बी सी डी सरफेस, मैं इस सरफेस को काउंट करके चल रही हूँ, इसका ये वाला जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, तो ए बी सी डी के अलोंग इसको आप क्या कर लोगे, पाई ई को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, बांट दिया, किस किस ने, ए बी सी डी सरफेस ई डी एस कोस। अब यहाँ पे जो अपने पास एरिया वेक्टर था और इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके बीच में एंगल कितना बना था अपने पास, कोस 0 बना था, ठीक है। प्लस अब इसी का जो अपोजिट सरफेस है, इसी का जो अपोजिट सरफेस है, एक ये सरफेस देखा था, अब की बार मैं इस सरफेस को काउंट कर रही हूँ, इस सरफेस को काउंट करूंगी तो इसका एरिया वेक्टर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, एरिया वेक्टर ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का एंगल आया, 180 डिग्री का। तो सरफेस मैंने अब की बार कौन सा लिया है, ई एफ जी एच, ई डी एस कोस 180 डिग्री, प्लस अब मैं ऊपर वाले सरफेस की बात करें, कौन सा सरफेस की बात करें हम, इसका जो टॉप मोस्ट सरफेस है इस सरफेस की बात करें, इस सरफेस की बात करेंगे तो इसका एरिया वेक्टर क्या आ गया ऊपर की तरफ और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया ये, तो यहाँ पर एंगल कितना बढ़ जाएगा अपने पास 90 डिग्री का। अब की बार आपने सरफेस कौन सा लिया है, ई एच बी सी ई डी एस कोस 90 डिग्री, राइट। प्लस अब देखो नीचे वाला देखेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ये वाली है, ठीक है। अब नीचे देखेंगे तो इसका अगर आप बॉटम वाला सरफेस देखोगे तो बॉटम वाले सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, अगेन 90 डिग्री का। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपने सरफेस कौन सा काउंट किया, अब एफ डी जी ए, एफ डी जी ए बॉटम सरफेस आप काउंट करके चल रहे हो, एंगल कितना है, ई डी एस कोस 90 डिग्री, प्लस अब आपने कौन सा कंसीडर किया है, इसका इस तरह से रख रखा था। अब ये फ्रंट वाला देखोगे तो यहाँ पर एरिया वेक्टर क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर ऐसे, एंगल कितना बढ़ गया 90 डिग्री का। अब आप ये वाला काउंट करेंगे तो फिर से एरिया वेक्टर ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में है, एंगल कितना बन गया 90 डिग्री का। तो कितना आ जाएगा आपके पास ये, अब आप सरफेस कौन सा काउंट कर रहे हो, ए जी एच बी ई डी एस कोस 90, प्लस अब हम इसका बैकवर्ड जो बोर्ड की साइड वाला सरफेस है उसको
दैट इज E F C D। तो कितना आ जाएगा ये E, इसमें भी एंगल कितना आ रहा था E D S cos 90, एंगल कितना है आपकी बार भी cos 90। ठीक है, अब देखो EDS cos 0, इसकी वजह से प्लस का EDS, इसकी वजह से cos 180 कितना होता माइनस 180, तो ये माइनस EDS, ये प्लस EDS, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे कैंसिल आउट। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो दिस ये भी नेगलेक्ट हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू अगेन 0, cos 90 अगेन 0, cos 90 अगेन 0। तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा जो इस क्यूब के थ्रू से आपसे पूछा गया है तो वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 0, क्योंकि इसके अंदर से जितनी इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उतनी ही क्या है आउटगोइंग है। ठीक है, और मैथमेटिकली अगर आपको प्रूव करके दिखाना हो तो आप इसको ऐसे प्रूव करके दिखाएंगे। अगर आपका क्वेश्चन आता है 1 मार्क में तो आप डायरेक्ट इसका क्या लिख देंगे 0 आंसर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।